हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से मैं फंड्स को स्विच कर सकता हूं। मतलब मैं कई बार देखूंगा कि किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बराबर नहीं चल रहा। वो ट्रेंड को मैं आइडेंटिफाई करूंगा और वो ट्रेंड के मुताबिक मैं देखूंगा कि जो म्यूचुअल फंड है जिसका परफॉर्मेंस अभी फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं किस तरीके से उसको स्विच कर सकूंगा। ठीक है, लेकिन स्विच करने से पहले मैं वेरियस पैरामीटर्स देखूंगा, जिसको आइडेंटिफाई करने के बाद ही मैं दूसरे म्यूचुअल फंड में जा सकता हूँ। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या क्या उसके पीछे रीजन हो सकता है और क्या क्या चीज मुझे देखनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टॉपिक का नाम दिया है हाउ टू स्विच फंड्स अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ट्रेंड्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर म्यूचुअल फंड को मैं स्विच करने वाली मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं। तो पहला आप ये देखिए, सबसे पहला ये 3 सवाल आपको अपने से पूछने पड़ेंगे। ठीक है, पहला है कि पर्पस ऑफ फंड स्विचिंग। ठीक है, फंड स्विचिंग इन्वॉल्व्स रीअलोकेटिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन म्यूचुअल फंड टू अनदर फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, अभी यहाँ पर लोगों के पास सवाल आता है कि मैं ये फंड को क्यों चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, रीजन ये है कि मैं फंड को चेंज क्यों कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहला ये सवाल खुद से पूछना है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट गोल है उसको आप एक बार फिर से आप आइडेंटिफाई करोगे, एक बार फिर से एनालाइज करोगे कि ये जो मेरा फाइनेंशियल गोल है ये इससे अचीव हो पाएगा कि नहीं, ये जो टाइम होराइजन मैंने लिया है ये उससे अचीव हो पाएगा कि नहीं। आपको पहला सवाल ये पूछना है। ठीक है, दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि कई म्यूचुअल फंड जो है वो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपने जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड लिया है वो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अगर ये भी सवाल आपके मन में आता है तो यहाँ पर दूसरा सवाल यही है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिटर्न। ठीक है, अगर आपको ऐसा डाउट रहता है, ठीक है, ऐसी शंका रहती है कि बाकी म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं लेकिन मेरा वाला अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत है, तब भी आप उसको चेंज कर सकते हो। तीसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ रीजंस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग रीजंस फॉर स्विचिंग इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अभी यहाँ पर रीजन जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो भी रीजन हम देख रहे हैं, रीजन ये इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि देखिए आप कई महीनों से या सालों से एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, अभी तक आपका कॉर्पस बहुत अच्छा हो गया होगा। ठीक है, अभी उसके बाद अगर आप दूसरे म्यूचुअल फंड में जाते हो तो सेम जो मैं कहूँगा कि जो विश्वास है वो सब उस पर वापस से बनाना थोड़ा टाइम लगता है। दूसरी बात ये है कि पहले जो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर था वो अच्छा था, उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, ये वाले के पास होगा कि नहीं होगा, ये एक शंका आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अपने रीजंस को अच्छे से समझिए। ठीक है, उस रीजंस को इंपॉर्टेंस दीजिए और उसके मुताबिक आप समझ सकते हो कि मुझे इस म्यूचुअल फंड को स्विच करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला है कि की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर फंड मैंने यहाँ पर नाम दिया गया है। ठीक है, वोलेटिलिटी लो हाई यहाँ पर मैंने दिया गया। ठीक है, तो फंड परफॉर्मेंस आप देखिए, उसका रिटर्न्स क्या है, वोलेटिलिटी क्या है और मार्केट कंडीशंस क्या है। ठीक है, ये तीनों पैरामीटर्स को आपको चेक करना है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मैं जा रहा हूँ तो उसका रिटर्न्स मुझे कितना मिल रहा है। ठीक है, रिटर्न्स को मैं देख रहा हूँ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर कुछ ज़्यादा वेरिएंस नहीं है तो ठीक है, उस म्यूचुअल फंड को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन अगर वेरिएंस ज़्यादा है कि वो कंसिस्टेंट रिटर्न मुझे नहीं दे रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मे बी उनके स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम आ रही है, एसेट रीएलोकेशन वो लोग ढंग से नहीं कर रहे हैं जिसके वजह से इसका रिटर्न हैम्पर हो रहा है, तो आपको वहाँ पर बदलने की ज़रूरत है। दूसरा, मुझे वोलेटिलिटी देखनी पड़ती है। ठीक है, टू मच वोलेटिलिटी अगर रहती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तीसरा, मुझे मार्केट कंडीशंस भी देखना है। ठीक है, अब कोई भी फंड का परफॉर्मेंस देखो, जो भी फाइनेंशियल मार्केट है, किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल सेक्टर अगर परफॉर्म कर रहा है तो आपको मार्केट कंडीशन देखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मार्केट कंडीशन के बुनियाद पे ही सभी चीज़ें परफॉर्म करती है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट मार्केट कंडीशन देखना है जिसमें सब चीज़ आती है, मॉनेटरी पॉलिसी आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, फिस्कल पॉलिसीज आती है। ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आती हैं, जैसे जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, उनके क्या पैरामीटर्स है, क्या सर्कुलर्स हैं, वो हमें देखने की खास करके ज़रूरत है। तभी हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि ये वाला जो मैं नया वाला ले रहा हूँ वो भी अच्छा है कि नहीं। जो पुराना वाला अगर अच्छा नहीं है तो नया वाला कितना अच्छा है, मुझे इन तीनों पैरामीटर्स पे उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ये है कि इम्पैक्ट ऑन फंड परफॉर्मेंस। ठीक है, मार्केट ट्रेंड्स डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ठीक है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे जो परफॉर्मेंस है म्यूचुअल फंड का उसके ऊपर। ठीक है, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस हाउ वेरियस फंड्स परफॉर्म ओवर टाइम। ठीक है, कई म्यूचुअल फंड का आपने देखा होगा कि जो मार्केट ट्रेंड्स के मुताबिक परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं उनका गिर जाता है, क्योंकि बेंचमार्क ही इंडेक्स है। ठीक है, तो अगर इंडेक्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसका परफॉर्मेंस गिरना लाजमी है। ठीक है,
आपको चेक करना है म्यूचुअल फंड ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ पीरियड कैन लीड टू इंक्रीज इन रिटर्न फॉर इक्विटी फंड्स, ठीक है। अभी हमने ये ट्रेंड तो देख लिया, अभी अगर हम ग्रोथ देख रहे हैं कि मार्केट ग्रोथ कर रहा है, ट्रेंड अच्छा है, लेकिन म्यूचुअल फंड ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ पीरियड में वहाँ पे इक्विटी में अच्छा रिटर्न्स मिला था कि नहीं, ठीक है। तो इसके वजह से मैं यहाँ पर वो भी देख सकूंगा कि जो भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसने इस ट्रेंड में अच्छा दिया था कि नहीं। अगर उस ट्रेंड में अच्छा दिया है मतलब स्ट्रैटेजी उन्होंने बहुत ही अच्छी डिप्लॉय की थी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ठीक है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी कुछ बात की कि मॉनेटरी पॉलिसी, फेडरल रिजर्व पॉलिसी जो बनती है वो मुझे चेक करना है, फिस्कल पॉलिसीज देखना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज देखना है, जो रेगुलेटरी बॉडी उसने कुछ रूल्स रेगुलेशन लाए। किसी भी सेक्टर को लेके अगर कुछ रूल्स बनाए तो असर सिर्फ उस पर्टिकुलर सेक्टर पर नहीं होगा, असर आप देखोगे एवरी सेक्टर पर होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर लिंक्ड होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। रोल ऑफ मार्केट फोरकास्ट, ठीक है। तो फोरकास्ट जो होते हैं वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि कई बैंक्स होते हैं, कई इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो मार्केट को फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। कई इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कई रेटिंग एजेंसीज होती है जो कि एक सिर्फ मार्केट को नहीं, वो देखो कि पूरे कंट्री के इकोनॉमी को फोरकास्ट करती है कि इस देश की इकोनॉमी इतने % से ग्रो कर सकती है। तो इनका भी हमें व्यू लेना बहुत जरूरी है कि अगर उन्होंने बोला है कि म्यूचुअल फंड इतने % से ग्रो कर सकता है, अगर ये पर्टिकुलर सेक्टर इतने % से ग्रो कर सकता है और किसी भी म्यूचुअल फंड का उस पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना मतलब वो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि अगर कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इस तरीके के चेंजेस हैं और ये जो पॉलिसीज आ रही, जो फोरकास्टिंग हो रही है, इससे वो अलाइन कर रहे हैं, तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करूंगा जब भी मैं स्विच करने जा रहा हूं, ठीक है। अगला है इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। इंटरेस्ट रेट खास करके इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने बॉन्ड फंड लिया है, ठीक है, जिसमें बॉन्ड देखोगे उसको वेटेज ज़्यादा दिया गया क्योंकि उसका पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो चेंज हुआ है तो वहाँ पर वो रिटर्न्स आपके जरूर हैम्पर करेगा, ठीक है। अगर पर्टिकुलर स्टॉक जो है, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है, इस देखेंगे कि उसमें बॉन्ड्स को ज़्यादा वेटेज दिया गया है, फिक्स डिपॉजिट को ज़्यादा दिया गया है, तो अगर सरकार ने वहाँ पर कुछ बदलाव लेकर आए कि ये जो इंटरेस्ट रेट है इसमें कुछ चेंजेस करो, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रही है कि जो मनी फ्लो है, जो सर्कुलेशन में है, उसको कंट्रोल करना चाहती है, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट में अगर फ्लक्चुएट होता है तो लोग पैसा डालना, पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मार्केट में पैसा नहीं होता, सर्कुलेशन नहीं हो रही है, तो आप देखोगे कि कई जगह डिस्पोजेबल इनकम कम होती है, तो जिसके वजह से सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, उसकी वजह से ग्रोथ भी आपको कुछ खास असर नहीं करेगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि कुछ ना कुछ आप देखोगे वो बॉन्ड्स की तरफ लोग बढ़ना शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं किसी और पर्टिकुलर एसेट में अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स को छोड़ के किसी और में इन्वेस्ट कर रहा है तो मैं बॉन्ड फंड की ओर स्विच करूँगा, ठीक है। तो ये थी स्ट्रैटेजीज कि अंडर परफॉर्मेंस जो म्यूचुअल फंड है अगर उसको चेंज करना है तो मैं क्या क्या पैरामीटर्स में देखूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सेसिंग रिस्क टॉलरेंस, ठीक है। अभी रिस्क तो है, ठीक है, कहीं पर भी हम रिस्क लेते हैं, तो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर प्रीफर बैलेंस फंड्स। जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, वो रिस्क को और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो बैलेंस फंड्स की ओर जाते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, ऐसे बैलेंस फंड्स को लेंगे जो लोअर वोलेटिलिटी और ज़्यादा स्टेबल इनकम उनको दे, ठीक है। इवैल्यूएट रिस्क टॉलरेंस बिफोर स्विचिंग फंड्स, ठीक है। तो कभी भी फंड्स को स्विच कर रहे हो तो इवैल्यूएट करिए, ठीक है। रिस्क आपको ज़्यादा लेना है तो आप फिर म्यूचुअल फंड उसी के मुताबिक स्विच कर सकते हो। आप मिड कैप में ले सकते हो, मिड कैप वाला फंड लीजिए, स्मॉल कैप वाला फंड लीजिए जिसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है और जिसमें रिटर्न मिलने की भी उम्मीदें ज़्यादा रहती है और क्षमता भी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तीसरा है रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर सीक हायर रिटर्न्स, ठीक है। तो रिस्क टॉलरेंट जो रहते हैं वो हायर रिटर्न्स की ओर देखते हैं। तो ऑब्वियसली अगर मुझे 12-15% से ऊपर देखना है, 18-20% देखना है, तो मेरे हिसाब से मुझे हायर रिस्क वाला म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अलाइनिंग विद इन्वेस्टमेंट गोल। तो मेरा है जैसे अलाइनिंग फंड चॉइस, ग्रेजुएशन फंड ट्रांजिशन, कैपिटल प्रिजर्वेशन, बहुत सारा है, ठीक है। ग्रेजुअल फंड ट्रांजिशन, ये सारा जो मुझे इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि फंड चॉइस को पहले अलाइन करूँगा, ठीक है। ग्रेजुअल फंड ट्रांजेक्शन उस फंड को मैं पिकअप करूंगा और फिर आएगा कैपिटल प्रिजर्वेशन। कैपिटल प्रिजर्व करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मेरे फाइनेंशियल गोल्स है वो अलग अलग है, ठीक है। घर है, ठीक है, कार्स है, बिजनेस है, फिर आप ये भी कहोगे कि मुझे और भी घर सेकेंड होम चाहिए, बच्चों का एजुकेशन है,
फिर आप देखोगे कि जो आगे रिटायरमेंट इनकम हो जाना चाहिए वो भी मैं कंसिडर करूँगा। तो उसके हिसाब से कुछ मेरे इन्वेस्टमेंट गोल्स होंगे जिसके हिसाब से मैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं केस स्टडी। ठीक है, तो केस स्टडी में देखिए कि किस तरीके से आपको रिटर्न मिलता है। तो ये परफॉर्मेंस ट्रेंड आपको देखना है कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 में कैसा मिला है। ठीक है, केस स्टडी करना बहुत जरूरी है क्योंकि केस स्टडी आपको रियल पिक्चर देता है। ठीक है, वेरियस केस स्टडीज हमारे पास होती है। ठीक है, अलग अलग केस स्टडीज को स्टडी करोगे। अगर आप एक लमसम अमाउंट करना चाहते हो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो आपको केस स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आप इतना बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको आने वाले टाइम पे एक अच्छा रिटर्न चाहिए। तो वो जानने के लिए वेरियस पैरामीटर्स और जो मार्केट का जो डायनामिक्स है उसको समझने के लिए आपको केस स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। केस स्टडी अनसक्सेसफुल फंड स्विच। ठीक है, 10% लॉस ऑन फंड स्विच। तो द फंड स्विच रिजल्ट इन ए 10% लॉस ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर डेमोन्स्ट्रेटिंग द रिस्क इन्वॉल्व इन द फंड सिलेक्शन। तो ये भी होता है कि कई बार आप देखोगे म्यूचुअल फंड स्विच करते हैं तो उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये भी चेक करना है कि अगर किन्होंने स्विच किया है तो मैं किस तरीके से केस स्टडी उसको पढूं कि उन्होंने स्विच करने के बाद उनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, स्विच करते वक्त उन्होंने क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या देखा, वो देखना जानना जरूरी है। ठीक है, सो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन यही है कि पहला फंड मैनेजमेंट की क्वालिटी को इवेल्युएट करिए। ठीक है, जो कंपटेंस है, एक्सपर्टाइज है, फंड मैनेजर्स इंश्योर जो फंड मैनेजर इंश्योर करते हैं कि इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। फी स्ट्रक्चर देखिए, इनकम एडजस्टमेंट देखिए। ठीक है, कि आपके जो इनकम में अगर कुछ भी स्लाइड चेंजेस आता है तो किस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को असर करेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आता है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो हम देखते हैं, चेंज इन पर्सनल सर्कमस्टेंसेस। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कोई भी बचा हुआ नहीं है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो अगर वो सर्कमस्टेंसेस चेंज होती है तब आप क्या करेंगे, ये भी आपको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, रिस्क एपेटाइट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अपने सिचुएशन के हिसाब से आप रिस्क को एडजस्ट करोगे, अपने एज के हिसाब से करेंगे। ठीक है, यंग है रिस्क ज़्यादा लेंगे, अधेड़ उम्र में आ जाते हैं तो रिस्क थोड़ा कम लेंगे, और रिटायरमेंट के पास आते हैं तो और भी रिस्क वहाँ पर कम लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रिस्क एडजस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन हमने पढ़ा कि क्या क्या चीज़ मुझे चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें देखी, इसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको एक अच्छा, मतलब मैं ये कहूँगा कि ट्रेंड के हिसाब से अच्छा म्यूचुअल फंड चुनने में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आई होप आपको ये पसंद आया होगा कि इसमें मैंने वेरियस पैरामीटर्स चेक किए, किस तरीके से आप चेंजेस लाओगे, किस तरीके से फंड को स्विच करोगे, क्या क्या पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।